हेलो स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में आज का टॉपिक हमारा है सेल साइकिल। आज हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे। क्या होती है सेल साइकिल? देखिए, कोई भी सेल होती है उसका लास्ट मोटो क्या होता है? उसका मोटो ये होता है कि फर्दर उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, कोई भी सेल होती है उसको आगे चल के डिवीज़न करना होता है। और डिवीज़न के लिए क्या होगा भाई? जैसे कोई पेपर है, कोई इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन इस पेपर में लिखी हुई है। अगर ये हमको दो लोगों में बांटनी है, ठीक है, ये इक्वल इन्फॉर्मेशन जाए, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? फोटो कॉपी करानी पड़ेगी भाई, तभी भी इन्फॉर्मेशन दोनों बराबर जाएगी। अगर हम ये पेपर बीच से फाड़ देंगे और दोनों लोग को देंगे आधी आधी, तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन आधी आधी जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, सेल साइकिल का भी इसी तरह से कुछ सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है कि सेल फर्दर डिवाइड कर दी है, उसको आगे जाके डिवीज़न करना है। ठीक, तो उसकी जो ऑर्गेनेली होंगी अंदर, उसका भी डिवीज़न होगा। ठीक, डिवीज़न कैसे होता है, ठीक है, कितनी देर में डिवीज़न होता है, ठीक है, क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं, आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो आज सेल साइकिल के टॉपिक में पहली चीज़ है देखिए सेल साइकिल। सेल साइकिल में फेज होते हैं। सेल साइकिल में क्या होते हैं? फेजेस होते हैं। पहला फेज, इसको हम एक फेज होता है नॉन डिवाइडिंग फेज। इसमें सेल का डिवीजन नहीं होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज। और एक होता है डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज एंड डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज, इसमें हम पढ़ते हैं इंटरफेज। और ये क्या होता है? एम फेज या माइटोटिक फेज। इंटरफेज क्या है? एक्चुअली क्या है, सेल प्रिपेयर करती है। यहाँ पर डिवीजन के लिए सेल की प्रिपरेशन होती है, लेकिन कुछ बुक्स में इसमें लिखा जाता है कि इंटरफेज इज ए रेस्टिंग फेज। ये गलत है। इंटरफेज इज ए रेस्टिंग फेज, ये गलत है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या एक्चुअली इट इज प्रिपरेटरी फेज। ठीक, देखिए यहाँ जो सेल साइकिल हम डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन सेल की करेंगे। ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन सेल में जो सेल साइकिल होती है ये 24 आवर्स की होती है। कितने आवर्स की होती है? 24 आवर्स। मतलब एक सेल है, ये 24 आवर्स के बाद ये एक से दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, एक सेल से दो सेल बनने में कितनी देर लगेगी? 24 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो एक इसमें नॉन डिवाइडिंग फेज, इसको रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज, और ये माइटोटिक फेज। अब प्रिपरेटरी फेज मतलब जो इंटरफेज है, इंटरफेज में भी 3 स्टेजेस होती है। क्या स्टेजेस होती है? एक होती है G1, एक होती है S, और एक होती है G2। ठीक है, G1S, G2, ये 3 फेजेस होती हैं इंटरफेज की। और उसके बाद ये एम फेज, माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज में भी अब ये भाई देखिए, जब सेल डिवाइड करती है तो डिवीजन किसका होना है? तो न्यूक्लियस का डिवीजन करना है। ठीक है, तो ये एम फेज, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये टीलोफेज। ठीक है, अब ये हो गया आपका एक ओवरव्यू सेल साइकिल का कि भाई सेल साइकिल ह्यूमन में 24 आवर्स की होती है। ठीक है, और ये यूनिसाइक्लिक होती है। यूनिसाइक्लिक मतलब जैसे ये अभी बताते हैं यूनिसाइक्लिक का मतलब क्या होगा। देखिए, जैसे डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, ये 3 तरीके से होता है। एक होता है एमाइटोसिस, एक होता है माइटोसिस,
और एक क्या होता है, मियोसिस। कहाँ कौन क्या होता है, देखिए एमाइटोसिस। एमाइटोसिस को हम कहते हैं डायरेक्ट डिवीजन, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और इसको और क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। जैसे डायरेक्ट डिवीजन होता है, ये कहाँ पर होता है, जैसे प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया वगैरह में, और जैसे कुछ लोअर प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें भी ये माइटोसिस देखने को मिलता है। प्लांट्स में भी ये एंडोस्पर्म होते हैं, वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, और लोअर ग्रुप ऑफ कुछ थैलोफाइट होते हैं, सर्टेन थैलोफाइट, निश्चित थैलोफाइट है उनमें ही पाया जाता है, सर्टेन थैलोफाइट्स, कुछ निश्चित थैलोफाइट होते हैं उसमें भी एमाइटोसिस देखने को मिलता है। एमाइटोसिस में क्या होता है, जैसे ये सेल है, ठीक, अब ये सेल क्या करती है, इसमें जैसे न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है, ये इसका वाली न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से क्या होता है कि न्यूक्लियस इस तरह से, जैसे डंबल होता है, डंबल की तरह से ये अलग अलग होने लगता है यहाँ से, और ये न्यूक्लियस इधर चलने लगता है, इधर चलने लगता है, फर्दर आगे जाके दो सेल ये बन जाती है, ये होता है एमाइटोसिस। ठीक, ये होता है एमाइटोसिस, डायरेक्ट डिवीजन जिसको बोला गया। भाई जैसे अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, जब आपने अमीबा देखा होगा, ठीक है, उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे, पहले ये एक बॉडी होती है, अभी न्यूक्लियस क्या करता है, ऐसे 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 से इसका भी डिवीजन होने लगता है, फिर आगे जाके बाइनरी फ्यूजन करके दो ऐसे बना देता है। भाई एक, भाई देखा जाए अगर ये सेल मान लो, तो ये सेल क्या है, एक सेल से दो सेल बन रही है, ठीक, तो ये भी एक तरीके से इनडायरेक्ट डिवीजन यानी एमाइटोसिस की तरह से हो रहा है। अब देखिए माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस कहाँ होता है, देखिए जो सोमैटिक सेल होती है हमारी बॉडी की, सोमैटिक सेल, एक दो तरह की सेल है, एक सोमैटिक सेल, एक जर्म सेल। जो सोमैटिक सेल होती है, देखिए जो हमारी जर्म सेल होती हैं, ठीक, वो कहाँ है, ये गोनेट्स वगैरह में पाई जाती हैं, और सोमैटिक सेल हमारी बॉडी की जितनी सेल्स है, अरे भाई जैसे ह्यूमन में अब देखिए जो 23 पेयर ऑटोसोम होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी, भाई हम लोग को कितने पेयर हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 22 क्या होते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं, एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो 23 मतलब 46 में जो हमारे 22 पेयर ऑटोसोम्स है। भाई जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं ये इस तरह से होते हैं, एक पैटर्नल होता है क्रोमोसोम, एक मैटरनल होता है, इसी तरह से ये देखिए, ये दूसरा पैटर्नल होगा, ये तीसरा मैटरनल होगा, दूसरा मैटरनल होगा। तो देखिए होता क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी पेयर है, जो हम लोग, एक क्रोमोसोम पैटर्नल होता है और एक मैटरनल होता है, एक मम्मी की साइड का होता है, एक पापा की साइड का होता है, तो ये ऐसे ही पूरे कितने होते हैं, ये 22 तक होते हैं। और जो थर्ड वाला होता है, ठीक है, जो लास्ट सेक्स पेयर वो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और ये 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं। तो वही बता रहा है कि ये सोमैटिक सेल होती है और एक जर्म सेल होती है। तो सोमैटिक सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है, सोमैटिक सेल में होता है, और इसमें ये किस में होता है, ये जर्म सेल, ठीक, माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। तो अब हम बात करते हैं सीधे एक माइटोसिस से स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस, माइटोसिस से पहले एक साइकिल बनाता हूं मैं, वो साइकिल देखिए आप पहले।
ये G1 हो गया, ये S हो गया, ये G2 हो गया। अब ये M फेज जो है, ये M में एक ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये मॉलिक्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, अब देखिए हमने बनाया कि जो ह्यूमन में सेल साइकिल होती है यूनिसाइक्लिक होती है, मतलब ये इसका एक सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इसका हमेशा यही होगा G1 S G2 N। ठीक, अब इसमें सबसे अभी 24 आवर्स की साइकिल होती है पूरी, इसमें जो G1 होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा देर का होता है, इसको कह सकते हैं लगभग ये 11 घंटे का होता है। ठीक है, ये होता है लगभग 8 घंटे का। ठीक है, और ये होता है लगभग 4 घंटे का, और M फेज ये 1 आवर का होता है। तो इतना टाइम इसमें लगता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट क्या हुआ, G1 में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो हम ये सेल साइकिल बता रहे थे कि जो सेल साइकिल होती है ये पहले G1 S G2 M। अब देखिए हमने क्या बताया कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब G से लेकर के ये आपका G1 S G2 तक, ये क्या है, ये आपका इंटरफेस है, इंटरफेस। और ये क्या है आपका, ये है आपका M फेज यानी माइटोटिक फेज। ठीक, और ये साइकिल कैसी होती है, यूनिसाइक्लिक, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है। Am I clear? ठीक है, अब देखिए G1 में क्या होता है, G2 में क्या होता है, S में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में क्या होता है। भाई हमने बताया था कि जो माइटोसिस होता है, ठीक, अब ये G1 में हमने क्या बताया था, इंटरफेस है क्या, ये प्रिपरेटरी फेज होती है, ये प्रिपरेटरी फेज होती है, प्रिपरेटरी फेज। यहाँ सेल क्या कर रही है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, डिवीजन के लिए क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। तो देखते क्या क्या प्रिपरेशन करती है भाई ये। अब देखिए G1, यहाँ पर बात करें G1 में, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली जो होती है, सेल ऑर्गेनेली तो क्या होने लगती है, डबल होने लगती है। G1 में सेल ऑर्गेनेली डबल होती है, लॉन्गेस्ट, मतलब G1 सबसे लॉन्गेस्ट है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली डबल, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इनका डुप्लीकेशन नहीं होता है, ये डबल नहीं होती है। ठीक है, एक्सेप्ट रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, G1 में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेली डबल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स का डुप्लीकेशन नहीं होता है। उसके बाद जो प्रोटीन की जरूरत होती है वो भी यहाँ पे हो जाती है। अब आती है एस फेज में। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। और इसमें क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, और क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन इसमें लार्ज अमाउंट में फॉर्म होती है, जो कि माइटोसिस में यूज होनी है। आरएनए एंड प्रोटीन यहाँ बनता है, अभी लिखा देंगे एक पॉइंट पर। आरएनए और प्रोटीन लार्ज अमाउंट में यहाँ बनता है और उसकी सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये डीएनए का अमाउंट बढ़ गया है, अब ये यहाँ पे एंटर करता है प्रोफेज में। ठीक है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, तो यहाँ पर सेल आके एक सेल से डॉटर सेल यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, देख लीजिए साइकिल को एक बार। हाँ, एक चीज और हमने बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स का डुप्लीकेशन यहाँ नहीं होता है, कहाँ होता है, यहाँ पे हो जाता है G2 में। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, G2 में। देखिए ऐसा क्यों होता है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का डुप्लीकेशन एस फेज में आ जाएगा, भाई डीएनए की सिंथेसिस यहाँ भी होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स क्या है, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। कैसी ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि जिनका अपना डीएनए आरएनए होता है अपने पास, तो उनको क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली उनको बोलते हैं। अगर ये कोई सेल एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम होता है,
तो एनिमल सेल भाई उसको भी तो डबल होना होगा भाई। हमने क्या बताया कि कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगी तो उसकी जितनी ऑर्गेनेल है सबका डुप्लीकेशन होना है भाई। डीएनए यहाँ सिंथेसिस हुआ यहाँ पर, और अगर एनिमल सेल होती है तो एस फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है यहाँ पर। अब ये सेल क्या हो गई, अब ये सेल प्रिपेयर हो गई, किसके लिए प्रिपेयर हो गई, डिवाइड होने के लिए। अब ये सेल प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते क्या है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस जो पढ़ रहे हैं, एक चीज और याद रखिएगा, इसको देख लीजिए। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझेंगे तभी ये समझ में आएगी सेल बायोलॉजी, जो सेल साइकिल हमने बताया आपको। जैसे जो माइटोसिस है, एक सेकेंड, माइटोसिस भाई, माइटोसिस एनिमल सेल में भी होगी और प्लांट सेल में भी होती है, तो दोनों जगह होती है। एनिमल सेल में इसको किसने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने, और इसमें किसने किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने। तो कभी साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, एनिमल माइटोसिस कैसी होती है, एनिमल माइटोसिस कैसी होती है, आपने नाम सुना होगा एस्ट्रल माइटोसिस। अभी समझा रहे क्या होता है। और इसको एस्ट्रल और एम्फी एस्ट्रल भी बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। प्लांट में कैसी होती है, एन एस्ट्रल माइटोसिस। और इसमें इसको सेंट्रिक भी बोलते हैं माइटोसिस, इसको एसेंट्रिक बोलते हैं। एसेंट्रिक माइटोसिस कहाँ होती है, प्लांट सेल में होती है। एक पॉइंट इसमें और इम्पोर्टेंट आता है, जो एनिमल सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल डिवाइड बाय सेल फरो मेथड, और इसमें सेल डिवाइड बाय सेल प्लेट। देखिए एस्ट्रल और एनेस्ट्रल के बारे में समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए कोई एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल में हमको पता है क्या होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है भाई, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल होता है। ठीक है, तो सेल डिवाइड होती है इस तरह से, ये सेंट्रोसोम जब बनता है तो यहाँ पर ये रेज निकलती है ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्टर। और ये क्या है, सेंट्रोसोम है। ठीक है, तो एस्टर प्लस सेंट्रोसोम। ठीक है, एस्टर प्लस सेंट्रोसोम, ये यहाँ क्या बनाते हैं, एस्टर रेस, एस्टर रेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये भाई जब सेंट्रोसोम होगा तभी तो ये एस्टर बनेगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा तो एस्टर कहाँ से बनेगा। ठीक है, और प्लांट में एस्टर मतलब एस्टर रे पाई नहीं जाती हैं तो एस्टर एब्सेंट होता है। अब ये सेल फरो मेथड क्या होता है, ठीक है, सेल फरो मेथड देखिए, जैसे ये सेल है, ठीक है, अब इस सेल को डिवाइड करना तो इसमें ऐसे से इन्वेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये न्यूक्लियर ऐसे, ये ऐसे क्या होता है, दबने लगता है, न्यूक्लियस से दबने लगता है ऐसे करके, या इसको और क्लियर देखे तो ऐसे ये बिल्कुल सेंटर की तरफ होता है, ऐसे ये सेल अलग हो जाए धीरे धीरे, ये अलग न्यूक्लियस बनने लगता है। तो ये सेंटर की तरफ है, तो ये सेंट्रीपिटल होता है, टुवर्ड सेंट्रीपिटल। और इसमें क्या होता है, इसमें सेल प्लेट बनती है। जैसे सेल है तो यहाँ पर ये
क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है भाई, इसमें सेंट्रोसोम होता नहीं है, और यहाँ से ये आगे चल के एक सेल ऐसे चल करके ये डिवाइड हो जाती है। ये कैसी होती है, ये पेरीफेरी की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल। देखो आपको हमने बताया था अभी एक दो क्लास पहले, पिछली क्लास में, कि स्टार्टिंग बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है भाई, न्यूक्लियस प्लांट सेल में पेरीफेरी पे पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में सेंटर में क्या होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल सेल क्या होता है, एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। ये चीज़ें पॉइंट याद रखिएगा, एनिमल सेल में क्या होता है, सेंटर में होता है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। हम आपको बता रहे थे सेंट्रोसोम प्लस ये एस्टर, सेंट्रोसोम और एस्टर रे मिलकर क्या बनाया, एस्टर। सेंट्रोसोम और एस्टर रे जो बनी है, इनने मिलकर क्या बनाया, एस्टर। अब ये एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, अब ये स्पिंडल फाइबर ही बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, एस्टर। जब स्पिंडल फाइबर के साथ होते हैं क्या कहते हैं, स्पिंडल अपरेटस। बस ये याद रखिएगा आप कि स्पिंडल अपरेटस जो होता है ये कहाँ बनता है, ये फॉर्म होता है एनिमल सेल में, और स्पिंडल फाइबर कहाँ बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं प्लांट सेल में। ठीक, स्पिंडल अपरेटस जैसा केस प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलता, क्यों, वहाँ पे सेंट्रोसोम होता नहीं है, वहाँ पे इस तरह से ये एस्टर का फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक, और जहाँ पे एस्टर नहीं होती उसको एनेस्टर माइटोसिस कहते हैं, और जहाँ एस्टर बनते हैं एस्टर माइटोसिस या एम्फी एस्टर माइटोसिस। ठीक है, एनिमल सेल सेंट्रिक होती है, यहाँ पे ए सेंट्रिक होती है। देख लिया आपने कि ये प्लेट बन रही है, पेरीफेरी की तरफ होता है। इसमें सेल का डिवीजन कैसा होता है, सेल फरो मेथड से, मतलब ये इन्वेजिनेशन हो जाता है सेल का, मतलब सेल क्या करती है, इमेजिनेट करती है और इसे डिवीजन हो जाता है। ये सेंटर की तरफ होता है इसलिए सेंट्रीपिटल होता है, और ये सेंटर से दूर तो इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ये हो गई आपकी एनिमल माइटोसिस और प्लांट माइटोसिस। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए अब बात करते हैं माइटोसिस की, चल रहा है इसके पॉइंट देखते हैं सीरियल से। सब क्लियर हो गया, एनिमल माइटोसिस, प्लांट माइटोसिस, सेंट्रिक, एसेंट्रिक, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीपिटल, ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आने चाहिए, आने चाहिए पॉइंट दिमाग में, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो। ठीक है, हमने क्या बताया था, इसको ए माइटोसिस को इनडायरेक्ट डिवीजन, ये आल्सो कॉल्ड, इसको इनडायरेक्ट डिवीजन क्या कहते हैं, और इक्वेशनल डिवीजन, आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशन मतलब एक सेल होगी डिवाइड करेगी, तो अपने जैसे मान लीजिए ये सेल 2n है, तो ये सेल ये जो बनेगी, ये भी सेल जो बनेगी इससे माइटोसिस से, वो भी 2n टाइप की बनेगी। ठीक है, यही होता है आपका माइटोसिस, एक सेल से जो दो सेल बनती है वो भी 2n बनती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। दूसरा पॉइंट इसमें हमने बताया था कि इसको ये कहाँ होती, अकर इन सोमैटिक सेल। देखिए एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माइटोसिस होती है, जब oogenesis होता है, ठीक है, oogenesis के दौरान भी ये देखा जाता है, क्या, माइटोसिस वो भी oogenesis, वहाँ तो जर्म सेल का काम है, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है, इसका रोल होता है, इसका माइटोसिस का। तो उसमें लिख दिया अगर सोमैटिक सेल एंड also occur in multiplication of
मल्टीप्लिकेटिव फेज ओजेनेसिस होता है वहाँ पर भी ये होती है। ये होमोटोपिक डिवीजन होता है, ये हेटेरोटोपिक नहीं होता, ये होमोटोपिक, इसको होमोटोपिक डिवीजन कहते हैं। मतलब एक साथ से एक ही जैसे जो बनती है ना, एक साथ से दो चलती है, होमोटोपिक डिवीजन। और इसमें क्या पॉइंट है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, सोमैटिक सेल में पाई जाती है। और मल्टीप्लिकेशन स्टेज में भी जो ओजेनेसिस होता है वहाँ पर भी माइटोसिस देखने को मिलता है, होमोटोपिक डिवीजन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। अब देखते हैं इसकी स्टेजेस। माइटोसिस सबसे पहले क्या आएगा, एमफेज, प्रोफेज। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, देखिए जैसे ये सेल है, ठीक है, प्रोफेज स्टेज समझा रहे हैं। प्रोफेज में क्या होता है कि जितने भी जो क्रोमोसोम होते हैं ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। अभी क्रोमोसोम क्यों कहेंगे नहीं, ये क्रोमैटिन के फॉर्म होते हैं। तो जो क्रोमैटिन G1S G2 में जो क्रोमैटिन रहे हैं, ये क्रोमैटिन क्या करते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। इसमें भी देखिए प्रोफेज में भी दो स्टेज होती है, एक अर्ली प्रोफेज होती है, एक लेट प्रोफेज होती है। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं इस तरह से, जो ये मान लीजिए इस तरह से दर्शा रहे हैं, 4 क्रोमोसोम ले लीजिए, ठीक है, तो वहां पर जो है यहाँ पर डीकंडेंस होकर ये फॉर्म होने लगते हैं। तो प्रोफेज में क्या है, सबसे पहला उसमें लिखेंगे अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज जैसे सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो सब का वो सब डिसइंटीग्रेट करने लगेगा। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। ठीक है, इनका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, मतलब ये डिसअपीयर होने लगती है, गायब होने लगती है। अब इसमें जो अगर एनिमल सेल होगी, तो एनिमल सेल होगी तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, एक दूसरे से मतलब पोल पे जाने की कोशिश करेगी। ये कहाँ पे स्थिति है, अर्ली प्रोफेज में। ठीक है, सेंट्रोसोम कह सकते हैं, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, देखिए जैसे ये है, ये तो यहाँ पर ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो ये सेंट्रोसोम, यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है मान लीजिए, तो ये सेंट्रोसोम क्या कहाँ जाने लगे, इधर की तरफ मूव करने लगेगा। ये अर्ली प्रोफेज में होगा। ठीक है, और लेट प्रोफेज में आते आते ये सेंट्रोसोम यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बीच में ये जो क्रोमोसोम है इसका तो कंडेंसेशन चल ही रहा है ना। चलिए लिख लीजिए पॉइंट, क्या लिखा हमने, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ठीक है, अब आते हैं लेट प्रोफेज में, ये हो गया अर्ली प्रोफेज की बात। लेट प्रोफेज में क्या होगा, अभी सेंट्रोसोम क्या हुए, सेंट्रोसोम अपने पोल की तरफ जाने लगे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन, अब क्रोमेटिन जो होंगे इनका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ये कंडेंस होंगे। देखिए एक धागे के जैसे रचना होती है, जब तक क्रोमोसोम नहीं बना होता है, क्रोमेटिन फॉर्म होता है, इट इज जस्ट लाइक ए टैंगल ऑफ थ्रेड। ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म, अब यहाँ पे क्या बनता है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम बना है यहाँ पे, इसमें लेट प्रोफेज में। अब क्रोमेटिन यहाँ पे कंडेंस होंगे, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी। स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल अपरेटस ये भी यहीं पे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ, अगर एनिमल सेल है तो स्पिंडल अपरेटस, और प्लांट सेल है तो स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड स्पिंडल अपरेटस। लिख देना स्पिंडल apparatus।
देख लीजिए, ये इतनी कहानी प्रोफेज में होती है, देख लीजिए एक बार। और प्रोफेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है ये, लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। G1S G2M में भाई अगर माइटोसिस की बात करें, लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, भाई अगर हम वैसे सेल साइकिल में देखते हैं G1S G2M में क्या होता है, उसमें जीवन सबसे बड़ी होती है, कितनी देर की होती है, लगभग 11 घंटे की होती है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी है। अगर आपसे कभी ऑर्डर पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी स्टेज G1S फिर G2 देन M, ठीक है, ये ऑर्डर आप नीट में कभी पूछ सकते हैं। G1 कितनी देर का 11 आवर्स, और ये हो गया आपका सबसे छोटा 1 आवर, ठीक है। टोटल कितनी होती है, टोटल होती है 24 आवर्स की, 8 घंटे, ठीक, 11 घंटे की, 8 घंटे की, 4 घंटे की, 1 घंटे की, ठीक। तो ये हो गई आपकी प्रोफेज की कहानी। अब देखिए मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में क्या होगा भाई, अब ये क्रोमोसोम क्या करे, कंडेंस हो गए, क्रोमैटिन कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल अपरेटस का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होगा भाई, मेटाफेज में अभी जितने भी क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये कहाँ अटैच हो गए, इक्वेटर पे आ जाते हैं मेटाफेज में। जैसे क्रोमोसोम है मान लीजिए, ठीक है, ये इक्वेटर पे आ गए, ये स्पिंडल फाइबर हो गया, मेटाफेज की स्टेज में ये कहाँ पर आ गए, इक्वेटर पे आ गए। कहते हैं ये बेस्ट स्टेज होती है भाई काउंट करने के लिए, क्रोमोसोम को काउंट करने के लिए बेस्ट स्टेज है, ठीक है। एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, इसमें लिखी लाइन, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर। देखिए एक थोड़ा क्रोमोसोम का समझ लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा क्या होगा, काइनेटोकोर क्या होगा। देखिए ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है, एक क्रोमोसोम बनाया है, जो ये होता है सेंटर में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक। जो यहाँ पर ये होता है ऐसे, ये बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है। और जो ये होता है इधर इस तरह से, जो इस तरह से जुड़े होते हैं, ये इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जो ये एरिया होता है यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीलोमियर। एक क्रोमोसोम में कितने टीलोमियर दिख रहा है यहाँ पर, 4, ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर इस तरह से ये डीएनए है, ठीक है, सेंट्रोमियर। तो वही कह रहा है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर। ऊपर ये सैटेलाइट क्रोमोसोम, ये काइनेटोकोर होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये जो स्पिंडल फाइबर बना है, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये कह रहे हैं कि कहाँ से बन रहा है, ये स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो रहा है, इसी से अटैच हो रहा है। ये कहाँ पे काम हो रहा है, मेटाफेज में, ठीक है। मेटाफेज में क्या करते हैं हम, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं और हमको दिखने लगते हैं। इसमें सारे क्रोमोसोम कहाँ पर आ गए, इक्वेटर पे आ गए। ऑल क्रोमोसोम कम एट इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटर पे आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है।
स्पिंडल फाइबर काइटोकोर से अटैच हो गया, अब क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गया। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब भाई इनको अलग अलग भी तो होना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेटाफेज से एनाफेज में आते हैं। एक पॉइंट और होता है इसमें, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर फर्स्ट स्टेज टू काउंट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को काउंट करने के लिए बेस्ट स्टेज मानी जाती है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब साफ दिखते हैं, क्लियरली विजिबल, इसीलिए इनको गिन सकते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी मेटाफेज की बात। अब सेल कहाँ पर एंटर करेगी, एनाफेज में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ही तो कभी कभी जैसे आपने सुना होगा कि ये डिसजंक्शन हो जाना, ये हो जाना, एनुप्लाइडी, ठीक है, तो एनाफेज में ही देखेंगे क्या होता है। जब वो जेनेटिक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम देखते हैं भाई एनाफेज में हमको क्या करना है, सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। तो एनाफेज, अब सेल कहाँ पर एंटर करी, एनाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। आप लोग 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, 2 मिनट का, 1 मिनट, ठीक है। एनाफेज, अब एनाफेज में क्या हुआ है, एनाफेज ये शॉर्टेस्ट स्टेज होती है। भाई लॉन्गेस्ट कौन सी थी, प्रोफेज, और शॉर्टेस्ट कौन सी है, एनाफेज, ठीक है। तो लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। सबसे छोटी स्टेज माइटोसिस कौन सी होती है, एनाफेज। इसमें भी एनाफेज 2 तरीके की, एक अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्या होता है, अर्ली एनाफेज, और एक होती है लेट एनाफेज। देखिए एनाफेज में क्या हुआ, भाई हमने बताया था कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में आ गए थे सारे। भाई ये क्रोमोसोम तो ये सेंटर में आ गए थे कि नहीं आ गए थे, इस तरह से। ये देखिए मेटाफेज में हम अगर 4 क्रोमोसोम लेके चले तो ये स्टेज 3 मान लीजिए। ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से यहाँ से अटैच थे, ठीक। अब मेटाफेज से जब ये एनाफेज में आए तो क्या हुआ कि अब यहाँ पे ये सेपरेशन होने लगा, भाई सेग्रीगेशन होने लगा। भाई जैसे ये एक क्रोमोसोम, भाई अब सेंट्रोमियर क्या हुआ, डिवाइड कर गया। भाई अभी ये सेंट्रोमियर एक ही था, जब तक सेंट्रोमियर एक रहता है, ठीक, क्रोमोसोम एक ही माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन किसका हो गया, सेंट्रोमियर का भी डिवीजन हो गया। ये देखिए अब पहले सेंट्रोमियर सेल में जब हम लेके चले थे तब कितने थे, भाई 4 क्रोमोसोम थे, 4 सेंट्रोमियर थे। अब क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए, मतलब ये डिसजंक्शन हो गया। डिसजंक्शन का मतलब सेग्रीगेशन हुआ। डिसजंक्शन मतलब अलग चीज होती है कि एक जैसे नॉन डिसजंक्शन, मतलब डिसजंक्शन अलग, नॉन डिसजंक्शन मतलब जैसे एक सेपरेट ना हो पाया, मतलब जब सेल डिवीजन हुई तो उसमें से एक सेपरेट ना हो पाए कोई, तो वही कहते हैं एन्यूप्लॉइडी होगी, जिसमें मोनोसोमी, नलीसोमी, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करते हैं। तो ये एनाफेज में क्या हुआ कि अब इनका सेग्रीगेशन हो गया, मतलब क्रोमोसोम अलग अलग होने लगे। अब ये क्रोमोसोम कहाँ जाने लगे कहाँ, पोल की तरफ। भाई पोल की तरफ ही तो मूव करेंगे, तो इसमें अर्ली फेज में क्या होगा, कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर यहाँ पर डिवाइड करने लगा, ठीक है। जो सेंट्रोमियर डिवाइड, तो हमने क्या कहा, सेपरेशन ऑफ, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, क्या हुआ, सेपरेट होने लगी, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्रोमोसोम होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। अच्छा, तो यही एक और क्रोमोसोम आएगा, ये होमोलोगस तो है, लेकिन अब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये दोनों क्या है, इसकी आर्म और इसकी आर्म, ये नॉन सिस्टर होते हैं, नॉन सिस्टर, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, याद रखिएगा।
तो अर्ली एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होके कहाँ जाने लगा, पोल की तरफ जाने लगा, और नीचे वाले ये इधर की तरफ आने लगे, और ये क्रोमैटिड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब बात आती है लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में क्या हुआ, अब ये हमने बताया ना, यहाँ पर ये हो गया, अब ये पोल की तरफ जाने लगे, कहाँ पे जाने लगे, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड द पोल, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द पोल। अब जब पोल पे पहुंच गए, बस फिर क्या है, इसी को हमने क्या कहा, सेग्रीगेशन कहा। अब इस ये क्या होती है, बेस्ट स्टेप किसके लिए है भाई, वहां तक इजीली काउंट हो रहे थे, यहाँ पर हम शेप देख सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का शेप जो है वो हम किसमें बेस्ट तरीके से देख सकते हैं, इसी में। तो लिख सकते हैं एक पॉइंट, क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन इन एनाफेज। ठीक, अब ये कहा जाएगी, अब ये एनाफेज से अभी टीलोफेज में भाई सर, अब जब ये सब इधर से इधर ही पहुंच जाएंगे, टीलोफेज में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि टीलोफेज जो होती है वो रिवर्स होता है प्रोफेज का। अब जब ये सब क्रोमोसोम भाई ये फुल कंडेंस डीकंडेंस होने लगेंगे, अब भाई एनाफेज के बाद जब टीलोफेज आएगी, टीलोफेज स्टेज में क्या होगा, अब ये क्रोमोसोम फिर डीकंडेंस होंगे, क्रोमोसोम क्या करेंगे, डीकंडेंस होंगे। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में अब ये क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्या करेंगे, क्रोमैटिन फॉर्म बनाएंगे। और क्या होगा भाई, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसका क्या होगा, फिर से रीअपीयर हो जाएंगे। टीलोफेज को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइटोसिस। माइटोसिस यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, एक पॉइंट और, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर भी क्या करते हैं, ये इनका क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट। अब देखिए हमारा डिवीजन किसका हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, यानी कि कार्योकाइनेसिस खत्म हो गई। अब क्या आती है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस जो लाइट जा रही है बार बार तो प्रॉब्लम हो रही है, अंधेरा हो जा रहा है। बस साइटोकाइनेसिस देख लीजिए, मियोसिस हम बाद में अगले वीडियो में बता देंगे। मियोसिस हम क्या बता रहे थे, हाँ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो ऑर्गेनिज्म का डिवीजन होगा ना, यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया कि पीछे क्या होगा, अब ये इस तरह से यहाँ पर ये दो बनेंगे, ये थ्रेड की तरह से आ गए इसमें। ठीक है, अब ये क्या करेगी, यहाँ से ऐसे डिवाइड कर जाएगी, एक से दो सेल ये बनेगी। ठीक है, अगर प्लांट होगा तो फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा बनेगी, और एनिमल सेल होगा, सेल फरो मेथड होगा, एस्टल होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर आपका माइटोसिस समाप्त होता है। अब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं मियोसिस के बारे में। क्या होता है मियोसिस, जर्मिनल सेल में होती है मियोसिस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, उसमें जैसे ये हमने क्या बताया था, ये सेल थी 2n, इनसे दो सेल बनी, तो वो कैसी बनेगी 2n। देखिए ये हैप्लॉइड, देखिए माइटोसिस जो होती है वो डिप्लॉइड सेल में होती है। माइटोसिस कहाँ होती है, डिप्लॉइड सेल में होती है, डिप्लॉइड सेल। इसका एक एक्सेप्शन होता है, आपने जो हनी बी में जो ड्रोन होते हैं,
ठीक है, हाईली लिपिड ड्रोन होते हैं, उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, वहां पर भी माइटोसिस देखने को मिलती है। मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या रेडिक्शन डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सेल बनती है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से नंबर ऑफ हाफ हो जाते हैं। देखिए जब आप वो पढ़ते हैं, एक आपको पॉइंट बनाया थोड़ा आपसे ऊपर है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, हम समझाते हैं। देखिए मियोसिस और माइटोसिस में एक पॉइंट जैसे हमने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में सेल साइकिल के, इसमें G1 S G2 M ये कंडीशन बताई थी। देखिए जो एक होता है जैसे N मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और C है आप मान लीजिए अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए का कितना अमाउंट। जब G1 की कंडीशन होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कंडीशन 2N 2C रहती है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होते हैं, 2N होते हैं, और ये 2C होती है। जब यहाँ पर S फेज भी एंटर करती है तो ये 2N होती है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए 4C होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2N 4C रहता है। अब इसमें प्रोफेज मेटाफेज यहाँ तक तो सही रहता है, लेकिन जो एनाफेज आता है यहाँ पर 4N 4C भी हो जाता है। मतलब आपने बताया नहीं, एनाफेज में क्या हुआ था, एनाफेज में जब ये सेंट्रोमियर थे ये डिवाइड कर गए थे, ठीक है, ये सेंट्रोमियर क्या कर गए थे, डिवाइड कर गए थे। ये इधर जाने लगे थे अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है, जब अपोजिट पोल की तरफ जाने लग गए थे, अब ये क्या हुआ भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए भाई। यहाँ पर देखिए कितने थे, 2N से 2 से 4 हो गए। अब यहाँ कितने थे, 4 थे, 4 से 8 हो गए, ठीक। तो यहाँ एनाफेज में आपकी कंडीशन बदल जाती है, यहाँ पर भी 2N 4C होगा, 2N 4C होगा। अब देखिए अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ कैसे बदल गया था, जब आप जीवन में थे तो वहां पर ये कंडीशन थी, ठीक है, क्रोमोसोम ऐसे में थे, ऐसा क्रोमोसोम था भाई डीएनए का अंदर। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में है, आपके घर में जब मेंबर बढ़ जाते हैं, मान लीजिए आप एक कमरे में रहते हैं, आपके घर में आपके भाई की शादी हो गई, जो मेंबर बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग को स्पेस बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कोई सिटी है, मान लीजिए जैसे ये लखनऊ है, लखनऊ में क्या है, लखनऊ बड़ा सिटी है, मतलब और बड़ा हो जाए इसकी और डिवाइड है दिल्ली, तो वहाँ पे 2 डीएम रखने पड़ जाए, तो वही चीज़ है इसमें भी बता रहे हैं। अब स्पेस बढ़ गई तो इसने क्या किया, अब देखिए सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं किया, अब ये यहाँ पे इसमें ये देखिए सेंट्रोमियर क्रोमोसोम वही है, अब यहाँ पे डीएनए का अमाउंट ये डबल हो गया यहाँ, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। तो ये आपका एंड होता है माइटोसिस, ठीक। हम लोग नेक्स्ट में वीडियो बस मियोसिस बचा है, मियोसिस के बाद हम एनिमल फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, डाइजेशन चैप्टर से शुरू करेंगे। अब बताते हैं कि डाइजेशन आपका शायद नीट में नहीं है, आप नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डाइजेशन को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। एक वीडियो के बाद जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और आपका नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर लेके चलेंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, और टिल देन गुड बाय।